नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। पार्ट नंबर 1 होगा। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे रिदम बढ़ाते बढ़ाते हम लोग 50 75 ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने बोला था क्वेश्चन रीड करने के लिए, कर देता हूँ, लेकिन अगर नहीं करता तो और ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाते, क्योंकि उस हिसाब से एनर्जी बची रहती तो और ज़्यादा पढ़ाने के लिए हो जाते हैं। सिंपल सी बात ये है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। वहां से आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ बने रहिएगा। और मैंने ये भी बोला था अपने से भी तैयारी करते रहिएगा, पूरा डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। बस प्रैक्टिस जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ उसके अलग आप कोई सा चैप्टर एडवांस मैथ पकड़ लीजिए, इस हिसाब से चलना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आपको पता है टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, जितना कम टाइम हो सकता है। भले ही मैं पॉज करके वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ये आपको पता होगा। और चैनल पर आपने देख भी लिया होगा, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इस बुक से सभी क्वेश्चन होंगे कंप्लीट, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, देखो कह रहा है एक छात्र ने टर्म 1 में 80 आउट ऑफ 80 और 2 में 75 आउट ऑफ 90 अंक प्राप्त किए। यदि टर्म को दिया गया 12 अंक 40 और 60% है तो उसका अंतिम स्कोर परसेंटेज क्या होगा। देखो पहले टर्म की बात करें, उसने 80 में से 80 अंक प्राप्त किए, यानी कि अगर हम देखें तो 40% वेटेज था, यानी कि 8 चौक 32 यहाँ पर भी हो गया, इधर भी 40% करेंगे तो 32 हो गया। यहाँ पर उसने 90 में से 75 प्राप्त किए, यानी कि इसमें वेटेज कितना था, 60% था, यानी कि 9 छक्का 54 हो गया। इधर 60% करेंगे तो यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा, जीरो वो भी कट गया, 6 सत्ते 42 और 3 45, यानी कि इतना हो गया। तो भैया टोटल स्टूडेंट ने स्कोर कितना किया, उसने स्कोर किया इतना, यानी कि 5 2 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 77 किया। लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर कितने बने जाके वेटेज के हिसाब से, 4 2 6 5 3 8, हमें यही निकालना था, बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि 77 बटे में 86, ये टोटल वेटेज के हिसाब से परसेंटेज की बात कर रहा था, 100 का हमने गुणा कर दी। अब डायरेक्ट भाग कैसे करोगे, बस सिंपल जैसे आप बच्चों की तरह करते थे ना, बस ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा है, 9 लिखा है, 9 लिखा है, तो यहाँ पर 9 अट्ठे 72, एक बार फटाफट गुणा करके देखो 86 में, 770 से छोटा आ रहा है क्या, 9 छक्का 54 हो गया, 9 अट्ठे 72 5 77 बड़ा आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। हमें 8 का करके देखना पड़ेगा। 8 का करते हैं भाई फटाफट, 8 छंग 48 हो गया, यहाँ से लगा 4, 8 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर बचा कितना है 6, 16 से 8 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर भाई साहब कितना बच गया, 0 हो जाएगा, उतारा लिया 0 का। अब इसमें 9 अट्ठे 72 तक तो जा सकते हैं, 9 का कर देंगे, 9 छक्का 54 4, यहाँ से लगा 5, 9 अट्ठे 72 5 77 हो गया। अब देखो अगर इससे ज्यादा करते 860 820 से बड़ा हो जाता है, यानी कि 89 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, सबसे पास में तो 90% है ना, बस ये याद रखना था, ठीक है। तो ये सवाल अगर आपको नहीं पहले पता है तो उसको स्टार मार्क करके ऐसे ही सवालों को मार्क करना। और सबसे बड़ी बात है, जिसके पास बुक नहीं है तो टेंशन ना लो, क्योंकि सभी में सेम सवाल होंगे। बस आपको क्या करना है, जैसे पहला वीडियो है 1 से लेके 25 तक, आप अपनी एक कॉपी बनाइए, वहां पर आप नोट करते जाइए कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं अपने, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस तरीके से करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख के भी बिना नोट्स बनाए, ठीक है। तो परसेंटेज आया 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद अब मैं परमिशन ले रहा हूं, अगर मुझे मिल जाती तो मैं पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा, जो मैं पढ़ाता हूं उसकी क्वेश्चन वाली पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो फालतू के मैसेज ना करें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता था। जब उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई तब उसने अपने व्यय में 5% की वृद्धि कर दी। यदि रामू पहले वाई की बचत करता था और वृद्धि के बाद वह एक्स की बचत करता है तो इतने का हमें मान निकालना है। अब सिंपल सी बात, एक चीज देखना भाई, अगर बचत की बात हो रही सेविंग की, वो पहले कितनी करता था वाई, वृद्धि के बाद कितनी करता था एक्स, यानी कि हमसे पूछा गया एक्स माइनस वाई अपॉन में वाई, कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस की ही तो बात कर रहा है, कितनी वृद्धि हुई है यही तो हमें ऊपर निकालना है, वाई तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। इसको करने का सबसे आसान तरीका देखो, इनकम लिखते हैं,
एक्सपेंडिचर लिखते हैं और यहाँ पर सेविंग लिखते हैं। 72% खर्च कर रहा था, यानी कि इनकम अगर 100 है, 72 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 28 बचा। ये सवाल इस तरीके से भी बनता है कि अगर इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए भाई, 12% की, और व्यय में 5% की वृद्धि कर दी जाए, तो सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर एक्स लिख लो। ये सवाल बनता है कि सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, इनको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 100 गुणे में 12, 1200 हो गया। इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का। 72 गुणे में 5 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, प्लस में हो गया 28 इंटू में एक्स। परसेंटेज में आएगा निकल कर एक्स का मान, क्योंकि ये सारे परसेंटेज में लिखे तो ये भी परसेंटेज में आएगा। अब यहाँ पर हम डिफरेंस कर देते हैं। 1200 से 300 कम किया 900, यानी कि 60 और कम कर देंगे, 840 बटे में 60, 840 बटे में 28, ये हो गया एक्स का मान। ये परसेंटेज में आया है, यानी कि ये जो वृद्धि हो रही है हमें इसी पर काम करना था भाई, यही तो हमें x माइनस वाई करना था। यानी कि हम लिख सकते हैं 28 इंटू में 840 बटे में 28, परसेंटेज के लिए 100 नीचे आ गया, बटे में बाई का मान 28 था पहले का, इंटू में 100 कर देंगे, यही हमारा आंसर है भाई। ये देखो 0 से 0 कट कैंसिल आउट होगा, या तो ऐसे कर लो, 28 से 28 हो गया, ये 100 नीचे आएगा, नीचे गुणा होगा, तो ये 100 से 100 जा चुका है हमारे पास से, यानी कि 840 बटे में हो गया यहाँ पर ये, तो 14 दूनी 28 हो गया, 14 छंग 84 हो गया, यानी कि 30% हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर अगर नई चीज समझ में आई तो एक चीज बताओ, अगर आपको x का मान यहाँ पर y का मान 28 पता लग गया, अगर x निकालने के लिए बोल दे तो क्या करेंगे, 28 का आपको 840%, 840 बटे 28 आया, इतना निकाल कर, कहने का मतलब 28 प्लस का 28 का 840 बटे में 28% करना पड़ेगा। इसके बाद जब निकल आएगा ये y का मान होगा, सॉरी x का मान होगा, फिर इन दोनों का हमें डिफरेंस करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सोल्यूशन कर पाएंगे। लेकिन हमें करना क्यों है, हमें वृद्धि की ही बात की है, तो हम इस तरीके से डायरेक्ट कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर एक स्टेप उसने आगे पूछ दिया, नहीं तो सवाल यही बनता है कि एक्सपेंडिचर 72% है, सेविंग 28% है और इनकम 100 बन गया। तो एक चीज बताओ, इनकम में 12% की वृद्धि हो जाती है, एक्सपेंडिचर में 5 की, तो सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आ जाएगा इतने परसेंट। लेकिन एक स्टेप्स आगे पूछ लिया तो हमने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अगला सवाल, राम की वार्षिक आय इतनी है, उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष का 15% भोजन पर खर्च किया, उसके बाद शेष आय 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। यदि तदुपरांत शेष राशि उनकी बचत थी तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि उसकी वास्तविक बचत के निकटतम है। तो देखो 562400, घर के किराए पर इतना खर्च कर दिया, यानी कि बचा कितना, 80% बचा शेष आय का, यानी कि यही तो शेष आय निकल आई। 15 उसने भोजन पर खर्च कर दिया, यानी कि बचा कितना, 85% बचा। उसके बाद शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, यानी कि बचा कितना है भाई, 70% बचा है। अब ये टोटल क्या आ गई, ये आ गई हमारी बचत, इसी का हमें मान निकालना था। तो भैया कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये 0 से 2 0 चले गए, यहाँ से ये 2 0 हटाओगे, ये चला गया, ये हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इधर गुणा करेंगे तो 2 से ही कर लेते हैं, तो पहले 2 चौकू 8, या तो ऐसा करो, देखो हम गुणा करेंगे उसके बाद हमें 5 से भाग भी करना पड़ेगा, तो जो हमने किया ना 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 दूनी 4, दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं, क्योंकि नीचे एक 0 बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं। 4 का गुणा करेंगे, 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया, गुणे में कर देते 17, 17 छक्का 102 हो गया, हासिल लगा 10 हो गया, 17 ने में 153 और 10 163 हो गया, हासिल लगा 16 हो गया, फिर 17 चौकू 68, 68 में 10 जोड़ा 78 और 6 84 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया। ठीक है, फिर 17 दूनी 34, 34 और 8 यानी कि 42, 17 दूनी 34 और 4 38। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास केवल 7 बचा है, 7 का भी गुणा कर दो, 7 दूनी 14 हो गया, 7 तियां 21 और 2 23 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 2 29, 28 2 30 हो गया, 7 दूनी 14 3 17 हो गया, 7 8 56 1 57 हो गया, 7 तियां 21 और 5 26, 26 77 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ पर 67 लिखा है, 77 लिखा है, 26 77 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 0 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल है ये। अगला सवाल करते हैं, कैलकुलेशन थी इसमें और कुछ नहीं था, बस हाँ यहाँ पर आप ये कर सकते थे कि जल्दी जल्दी गुणा करके 5624 इंटू में 8 इंटू में 85 इंटू में 7 का गुणा करके आप लिख सकते थे।
बस ये गुणा करना था आपको, क्योंकि ये सब चीजें लिखते हैं ना अपॉन में 100, फिर 100 से 100 कैंसिल आउट कर रहे हैं, टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ पर 85 को 17 पे ना 85, बाकी गुणा करते जाओ फटाफट, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही कर सकते थे इसमें। सुजाता 9 सेब और 8 आम इतने में खरीदती है। जब एक सेब के मूल्य में इतने की कमी और एक आम के मूल्य समान रहता है तो 5 सेब और 10 आम का मूल्य 210 होता है। 4 सेब और 3 आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो 9 सेब यानी कि सेब को ए मान लिया, प्लस में 8 मैंगो यानी कि इसका मान दिया गया था 276। ठीक है, 276। अब कह रहा था 5 सेब, यानी कि 5 सेब का अगर देखते तो ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन 10% की कमी हो गई, यानी कि 10% कमी का मतलब 90/100 हो गया प्लस में। फिर कह रहा था 10 आम, यानी कि 10 आम का कॉस्ट प्राइस लिखते तो 10 इंटू में एम हो जाता, लेकिन उसमें क्या हुआ, सेम प्राइस रहा तो यानी कि इतना ही रहा होगा, बराबर में ये हो गया 210। तो ये कैंसिल आउट हो गया। 9 पन्ना 45 यानी कि 4.5 ए प्लस में 10 एम बराबर में 210 हो गया। हमें 4 सेब और 3 का निकालना है, बस ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें ये देख लो हम कहाँ तक जा सकते हैं भाई। अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये देखो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इस पूरे टर्म में 2 का हमने गुणा कर दिया। अब हमें ये पता है कि एप्पल वाले कट जाने, हमें केवल मैंगो पर काम करना है, तो मैंगो वाले ही लिख लेते हैं। 8 मैंगो बराबर में 276। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा ये 2 का गुणा करके 20 मैंगो बराबर में 420, दोनों का डिफरेंस किया तो 12 एम बराबर में हो गया हमारे पास, दोनों का डिफरेंस करना, हाँ ठीक है, 0 हो गया, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 11 से 7 गया तो 4 हो गया, इधर 3 से 2 गया 1 हो गया, यानी कि एम बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। समझ गए ना भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हमने माइनस कर दिया 2 से 1 को, 2 का गुणा करने के बाद इक्वेशन 2 में, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आया। हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट हमको करना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आ गए, यानी कि 12 चौक, यहाँ पर 4 गुणे में ए प्लस में 3 गुणे में ये हो गया, 12 3 36। अब हमें एप्पल का और निकालना, भाई किसी एक में भी मान रख दो हमारा काम हो जाएगा। तो भैया हम इसमें रख देते हैं, ये सबसे आसान लग रहा, 4.5 प्लस का 120 बराबर में 210, यानी कि यहाँ से करेंगे तो इधर आ जाएगा 90, 45 दूनी 90, यानी कि यहाँ पर ए और लिख लो, ए बराबर में हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, आ जाएगा तो 4 गुणे में 20 प्लस में 36 हो गया, यूनिट डिजिट देखो 6 मिल गई, आंसर लगा दो। ये भी लिख रहे हो ना 80 प्लस में 36, तो कुछ सेकंड तो जा रहे हैं ना, हमें क्यों इतना टाइम देना है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं। अच्छा, इसमें ये देख के मुझे बताना, अब क्या होता है ना कि जब मैंने प्रियंकल की एसएससी वाली बुक कराई थी तो उसमें स्टार्टिंग में बेस्ट क्वेश्चन रहते थे, तो ऐसा हो सकता है कि रेलवे में भी उन्होंने यही किया हो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के स्टार्टिंग में रख दिए हों। कह रहा था पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 12,000 था और सरस्वती का मासिक वेतन 10,000 था। इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन 14,000 है जबकि सरस्वती का मासिक वेतन 12,500 है। पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सरस्वती के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि X% द्वारा निरूपित किया जाता है। पिछले वर्ष की किसकी तुलना में, गंगा में बाई के लिए किया जाता है। कुछ नहीं भाई, यहाँ पर गंगा की पहले 12,000 थी, ठीक है, सरस्वती की 10,000 थी, यहाँ से पहुंच गई गंगा की 14,400 और सरस्वती की 12,500। ठीक है, हमें निकालना परसेंटेज, तो ये 0 से तो हमें कोई पंचायत होनी नहीं चाहिए, ये भाई साहब दिए क्यों गए थे। अब यहाँ से देखो कितने की बढ़ोतरी हो गई, 24 की, किससे, 120 से, गुणे में 100, कैंसिल आउट 1 0, 12 दूनी 24 किया, यानी कि 20% की हुई। यहाँ पर इनसे तो कोई मतलब नहीं है, कितने की वृद्धि हुई इसमें, 25 की, किस पे, 100 पे, गुणे में 100, यानी कि कितना हो गया, 25% हो गया। तो ये हमारा x का मान आ गया, ये हमारा y का मान आ गया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, 22% की वृद्धि गंगा की। अच्छा, ये y का मान होगा, नहीं तो फिर छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 25 माइनस का 20 बटे में y का मान रखना, यानी कि 20 गुणे में 100, तो ये 20 पंजे 100, यानी कि 25% हमारा आंसर। पढ़ने में तो बहुत लेंदी था लेकिन आंसर बहुत छोटा था। अगला सवाल, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से इतने % कम है, यानी कि वॉशिंग मशीन और टीवी 40% का मतलब हो गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि अगर इसका 5 मूल्य है तो 5 से 2 कम करेंगे, ये 3 हो गया। ठीक है, कह रहा था 18% की वृद्धि होती है और टीवी के मूल्य में 10% की कमी, तो 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी के कुल लागत में कितना परिवर्तन होता है। हमसे परिवर्तन की बात कह रहा है
और कुछ नहीं पूछ रहा, तो हम परिवर्तन पे ही काम कर लेते हैं। भाई हमने यहाँ पर देखा कि ये 300 मान लो, ये 500, इसमें 18% की वृद्धि हो रही, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 54 की वृद्धि हो गई। इसमें 10 की कमी हो रही है, यानी कि अगर हम 10% इसका निकालेंगे तो 50 की कमी हो रही है। यानी कि अगर हम देखते तो 5 हमें वॉशिंग मशीन चाहिए, तो 5 में इतनी टोटल वृद्धि होगी और 2 टीवी में इतनी टोटल कमी होगी। समझ में आई? 5 चौको 20, 5 पचम 25 और 2 27 और ये 100 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर 170 का हुआ, जो कुछ भी कम ज्यादा होना था 170 का तो हुआ, लेकिन 5 वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ये था और 2 टीवी का क्रय मूल्य ये था। इनटू में 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमें परिवर्तन निकालना था। बस सवाल आपका हो चुका है, अब कैलकुलेशन बची है। तो सबसे पहले तो ये 0 हटा दो यहाँ से, तो 170 बटे में 5 तियां 15, 5 दूनी 10, यानी कि 25 हो गया। पचम 25 हो गया, इधर करेंगे 5 तियां 15 हो गया, 2 बच गया और 5 चौको 20 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 अट्ठे 40, यानी कि 6.8% का कमी नहीं हुई है। भाई देखो 270 वाला वृद्धि कर रहे थे ना, ज्यादा हो रहा था, तो ये वृद्धि वाला आएगा, यानी कि 6.8। और ये अच्छा भी है, ऑप्शन में एक ही लिखा था वृद्धि के लिए, ठीक है, ये भी नहीं लिखा था कि कमी होगी 6.8 की, तो सोचना पड़ता। अगला सवाल, मृदुल के प्रतिदिन के काम के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटा मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखो कह रहा था काम के घंटे में 25% की वृद्धि हुई। पहले वो 25% मतलब 1/4, 20% का मतलब हो गया 1/5। तो भैया काम के घंटे की बात करें, पहले अगर वो 4 घंटे काम करता था तो उसे 5 घंटे करने पड़ रहे। मजदूरी की बात करें, मजदूरी पहले उसे अगर 5 रुपए मिल रहे थे तो अब 6 रुपए मिलने लगे। तो वो 4 घंटे काम करता तो उसे कितने मिलते? पहली कंडीशन में 20 रुपए, दूसरी कंडीशन में कितने मिल रहे? 30 रुपए। आय में कितने की वृद्धि हुई? 10 की। किसमें? 20 में। गुणे में 100, 20 पंजे 100, यानी कि 50% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। श्रम शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में 30% कम हो जाता है। ठीक है, उत्पादन, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम को कितने घंटे में प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? देखो ये हुआ उत्पादन में कमी, ठीक है, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट की बात चल रही थी। अब टाइम की अगर बात करें तो पहले 70 घंटे कर रहा था, अब 100 घंटे करने लगे, तो बात तो वही पड़ी, यहाँ पर भी प्रोडक्ट वही बन रहा है, यहाँ पर भी वही बन रहा है, यानी कि टाइम में हमें कितनी की वृद्धि करनी पड़ रही है? 30 की। किस पर? 70 पर। गुणे में 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचा, बटे में 7%, यानी कि इतना टाइम में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब इतना सब लिखना नहीं, आपने देखा 100 70 प्रोडक्ट वाला सवाल है, यहाँ पर 30 की वृद्धि बटे में 70 गुणे में 100, पहली लाइन से निकालना, ये तो बस समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए चीजें। अगला सवाल, एक्स बाई को 20% के लाभ पर एक वॉशिंग मशीन बेचता है, बाई इसे 12% की हानि पर जेड को, और बाद में जेड इसे टी को 30% के लाभ पर बेचता है। जेड के लाभ के रूप में इतने अधिक कमाता है, तो बाई के लिए बाई ने किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन खरीदी? अब इस सवाल की भावनाएं समझने की कोशिश करो। देखो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया। अब वो ये कह रहा था कि एक्स ने वाई को बेचा भाई 120 रुपए में, जो कि हमें निकालना है। कह रहा बाई ने किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन को खरीदा, तो बाई ने तो 120 में खरीदा। फिर बाई ने जेड को 12% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 120 गुणे में कर देंगे 88 बटे में 100, क्योंकि 12% की हानि, तो 100 में से 12 माइनस कर दिया। फिर कह रहा था जेड लाभ के रूप में एक्स से इतने अधिक कमाता है। इसका मतलब ये है हमें जेड का केवल प्रॉफिट निकालना है, और हमें ये नहीं निकालना कि उसने कितने पे बेचा है। तो जेड का प्रॉफिट कितना था? भाई जेड इसे टी को 30% के लाभ पर बेचता है, यानी कि जेड का अगर प्रॉफिट निकालें तो केवल यही तो प्रॉफिट हुआ जेड का, इतने टोटल का 30% निकाल लिया, प्रॉफिट हो गया। भाई एक्स ने कितना प्रॉफिट लिया? 20 लिया। इन्होंने प्रॉफिट कितना लिया? ये निकाल लेते हैं, 2 0 और इधर से 1 0 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, 2 26 हो गया, गुणे में 12 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 12 छंग 72 और 4 76 हो गया, हासिल लगा 7, 12 दूनी 24 और 7 31 हो गया, बटे में 100 था, यानी कि 2 के बाद पॉइंट। ये जेड का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, हमें इन्हीं दोनों का प्रॉफिट का अंतर चाहिए था। अंतर किया तो हमने 3 से 2 गया 1, यानी कि 11.68 का मान दिया गया था 87.6। हमें अब किसका मान निकालना था भाई? हमें 120 का ही तो मान निकालना था। मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, उसने कितने में खरीदा था?
इतने में खरीदा था, तो 120 का मान निकाल लेते हैं। तो ये इधर यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 87.6 अपॉन में 11.68 इंटू में 120 हो गया। तो पॉइंट से पॉइंट ये हट जाएगा, यहाँ पर आ गया एक जीरो। ठीक है, इधर करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो गया, इधर किया तो 4 तियाँ 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 3 बार चला गया, 3 तिरका 9 यानी कि 900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना था। अगला सवाल, एक लायंस क्लब था, ठीक है, 70% सदस्य युवा हैं और 30% सदस्य वृद्ध हैं। वृद्ध सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है और युवा सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। सभी सदस्यों की औसत आयु क्या है? इनका रेशियो बना लो भाई, ये कैंसिल आउट हो गया। अब युवा वाले 7 थे, यानी कि 7 का औसत बोला था 20, 3 का एवरेज बोला था 40। कब जब भी कैलकुलेशन आसान हो तुरंत गुणा करके ही करना है, डिविजन मेथड पे नहीं जाना है, क्योंकि ये हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, हमारा दिमाग इसमें बहुत तेज चलता है। ठीक है, ये टोटल 7 3 10 नंबर हो गए, 10 से भाग कर दिया, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए, दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर होती हैं। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? कह रही थी पहली संख्या को 5% कम कर दिया जाए यानी कि 95% हो गया, दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए यानी कि 110% हो गया। अब जो भी परिणाम आ रहा है वो कह बराबर होता है, तो यानी कि फर्स्ट अपॉन में सेकेंड नंबर हम लिखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, ये 19 हो गया, यानी कि 9 2 11 हासिल लगा 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 41 बराबर में 205 जो कै गुना है 5 गुना है। तो दोनों प्रारंभिक संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है भाई? 19 का मान निकालना है, यानी कि 95 हो गया। अगला सवाल, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, फटाफट करेंगे। और ये ध्यान रखना, इजी सवाल जो आपको देखने में लगता हो स्किप मत करना, उसको करना जरूर है, स्टेप से कटिंग करना है, जितना आगे जा सकते हो, टाइम सेव उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी कमरे की लंबाई L में 10% की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में इतने की वृद्धि कर दी जाए, तो परिमाप में धनात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन L - B, L - B, L + B, L + B, ये कहीं ना कहीं अगर हम सेम रख लेते हैं LB तो दिक्कत होगी, इसलिए हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। 10% मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10। तो यहाँ पर हम इसके लिए 20 रख लेते हैं और इसके लिए हम 10 रख लेते हैं, यानी कि ये चौड़ाई के लिए, ये लंबाई के लिए। अब यहाँ पर 20 में 10% की कमी कर लो तो कितना बचेगा? 90%, यानी कि 9 दूनी 18 बची। इसमें वृद्धि कर दो, यानी कि ये कितनी हो गई? 10% 111 कर देंगे, यानी कि 11 हो गई। यहाँ पर अगर हमने परिमाप निकाला पहली कंडीशन में तो 2 20 प्लस का 10 हो जाएगा, इस कंडीशन में निकाला तो 2 18 प्लस का 11 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर किया तो ये हो गया 20 10 30, यानी कि 30 दूनी 60 हो गया। इधर किया 29 29 दूनी 58 हो गया। कितने की कमी हो गई भाई? 2 की कमी हुई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें L - B, यानी कि L 20 माइनस का 10 बटे में 5 हो गया, यानी कि यहाँ से किया तो 10 बटे में 5, 5 दूनी 10 आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में देखोगे तो ये नहीं मिलेगा, 20 10 30, 30 गुणे में 2 बटे में 5 करना पड़ेगा, तो ये 12 दे देगा, ये नहीं हो सकता। 2 बटे में 5 करेंगे तो 20 माइनस का 10, यानी कि 5 दूनी 10, ये 4 दे देगा, नहीं होगा। इनको करेंगे 20 प्लस का 10, यानी कि बटे में 5, तो 5 छक्का 30, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने हिसाब से मान लो, बस ये देख लिया करो, ऑप्शन थोड़ा इधर उधर ना दे दे, नहीं तो फंस जाओगे फिर। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते थे। अगला सवाल, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की इतने किलोमीटर दूरी, 25% दूरी पैदल से, 30 जाता है बस से, 15 दूरी रेलगाड़ी से, तो शेष दूरी वो जाता है हवाई जहाज से। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये क्या लिखा है? यहाँ पर ये तो लिखा नहीं कहीं शेष की बात कर रहा हो। टोटल देखो कितना गया, 30 20 50 और 5 55, 55 और 5 60 और 10 70 चला गया, यानी कि बचा कितना था? 30% बचा था, यानी कि 12 3 हम 36 कर देंगे, 360 कहीं लिखा आंसर। भाई उसने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि 25% जाता है फिर शेष का 30%, फिर शेष का नहीं लिखा, उसने कहा टोटल इतना, यानी कि टोटल हम इनको जोड़ लिए हैं तो 25 30 और 15 कितना हो गया? 70% दूरी कवर कर ली, टोटल थी 100%, तो बची कितनी? 30%, तो 1200 का 30% निकाल लिया, 360 आंसर, बिना पेन चलाने वाला ये सवाल था। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं, ए बी से 40% अधिक है, ए को 20% घटाया जाता है और बी को 38% बढ़ाया जाता है, तो ए और बी के कुल मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? भाई ए और बी की बात वो हमसे कर रहा था, एक सेकंड रुकना। तो हाँ 40% की बात कर रहा था, यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया।
ए बी से इतना अधिक है, यानी कि बी अगर 5 है तो ए इतना हो गया। इसको 20% घटाया जाता है, यानी कि हम अगर 700 500 मान लें। वो ये कह रहा था प्रतिशत वृद्धि की हमें बताना है, कुल हमें कुल मिलाकर वृद्धि और कमी पर काम करना है, हमें बढ़ा के देखना नहीं। इसमें 20% की कमी हो गई, यानी कि 20% निकालेंगे 140 की कमी हो गई। इसमें 38% बढ़ाया जाता है, यानी कि 38% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 0 से 0 चले गए होंगे, 5 8 40 हो गया, 5 15 4 19, ये वृद्धि हो गई। कुल मिलाकर कितने की वृद्धि हुई, 50 की। 50 की वृद्धि तो हुई, लेकिन किस पर, टोटल तो हमारे पास 1200 था, 1200 पर जो कुछ हुआ है वो हुआ है। तो गुणे में ये 0 से 0 चला गया, और इधर कर देंगे तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 4 से 1/6 आंसर आ गया। बस हमें ये टोटल नहीं निकालना, नहीं तो 700 का 120% सॉरी 80% निकाल ले, फिर हम उसका निकाल ले, फिर माइनस कर रहे, नहीं, हमसे कमी ज्यादा पूछा, हम उसी पे काम कर रहे हैं। अगला सवाल, एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से इतने % प्राप्त किया। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने % कम है। तो भैया ए बी कह रहा था बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक, यानी कि अगर इन्होंने ऐसे लिख लो 20 पंजे 100, 1/5, यानी कि बी को अगर 5 मिले तो इसका 1/5 अधिक करना पड़ेगा, तो इसको 6 मिले होंगे। फिर कह रहा था सी ने दोनों का, यानी कि 11 का 85% अंक हासिल किए, वो ये कह रहा था। तो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % कम है। तो ए ने भैया 6 और सी ने 11 गुणे में 85/100, ठीक है, बस खत्म हो गया। हमें इन्हीं का रेशियो बनाना है। 5 दूनी 10 हो गया, ये 17 हो गया, यानी कि अगर हम देखेंगे तो 6 दूनी 12 120 हो गया, 187 हो गया। कितने कम अंक प्राप्त किए भैया, 7, 8 से 2 गया 6, 67, किससे 187 से, गुणे में कर देंगे 100। हमें ऑप्शन का सहारा लेना, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा ऑप्शन में क्या लिखा, 18, 18 पंजे 90, बहुत ज्यादा होता है 67 से, तो ये तो हम ले नहीं सकते। अब बचा है 3, इस तरीके से लिख लिया करो, देखो 6700, इसमें 3 का गुणा कर लो, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2 हो गया, 18 18 3 54, 54 और 2 56 हो गया। 10 से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ पर 6 से 6 गया 0, 6 से 5 गया 1, फिर उतारा लिया हमने 0। ऑप्शन पे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 7 लिखा है, 18 सत्ते 133, 103 से बड़ा आ गया, हटा दो इसको। फिर सबसे बड़ा 5 लिखा, 18 पंजे 90 हो रहा है, ये जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 103 है, तो 5 सत्ते 35 हो गया, हासिल लगा 3, 18 पंजे 90, 90 और 3 93, 187 में हम 5 का गुणा करते हैं, 18 पंजे 90 और 90 और 3 93 हो गया भाई 900, ठीक है, याद तो रहा, मैं तो अलग ही सोच रहा था, ये 0 का तो याद ही नहीं था दिमाग में। तो 935 आ गया, आंसर लगा दो। बस इसी तरीके से कैलकुलेशन थी, आपने कितनी देर लगाई, थोड़ी देर। तो आपको बेसिक से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे बच्चों की तरह भाग कर रहे हो ऐसा थोड़ी ना है। अब फर्जी का आप दिमाग लगा रहे हो, इतने बड़े सेंसा भी नहीं हो, 187 का टेबल भी पढ़ लोगे, ये भी समझो बात को, ठीक है। अगला सवाल, कक्षा X में छात्रों की कुल संख्या 140 है और लड़कों का लड़कियों से अनुपात इतना है, 50% लड़के और इतने % लड़कियों को स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है, तो अचयनित लड़कों की चयनित लड़कियों का परसेंटेज बताओ। भाई देखो 140 है, हमें परसेंटेज पे काम करना, तो इनसे कोई मतलब नहीं। 2 और 3, यानी कि हमने यहाँ पर 200 300 मान लिया। अब ये लोग कौन थे, ये चुना जाता है, वो लोग थे, यानी कि 50% मतलब 1/2, यानी कि अगर टोटल 2 लोग हैं उसमें से 1 चुना जा रहा है, तो इसका मतलब 1 नहीं चुना जा रहा है, यानी कि 200 में से 1/2 लोग नहीं चुने गए हैं। 33 से 1/3, यानी कि इसका मतलब 1/3, 3 में से 1 लोग चुना गया है, इसका मतलब 2/3 लोग नहीं चुने गए, यानी कि 300 का 2/3 नहीं चुना गया है। तो यही कह रहा था कि अचयनित लड़कों से प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कियों से प्रतिशत। तो भैया ये तो हमारे पास बॉयज, ये गर्ल्स, ये बराबर में करेंगे, इसका x% हमें निकालना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। x का मान निकाल लो, जो जिंदगी को परेशान करती रहती है, काम खत्म हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर 300 बटे में, यानी कि 150 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये भी तो कट जाएगा, 50 आ जाएगा, माफ कीजिएगा। अगला सवाल करते हैं, आसान था। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान त्रुटिवश उनका माप 10% 8% अधिक प्राप्त होता है, उसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो भुजाएं माप की जा रही थी, 10% 8% अधिक हो गया, यानी कि 10% मतलब 1/10, या तो ऐसा कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाला सवाल है ना, 10 8 18 प्लस में 10 8 80.8, यानी कि 18.8 हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ लिखा है,
खत्म हो गया सवाल। मैं अलग सोचा भाई, एरिया जब लिखते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, यही तो प्रोडक्ट ऐसे करके फिर L1 B1 बन गया होगा बढ़ने के बाद। तो सिंपल सा फार्मूला a प्लस बी, और दोनों में वृद्धि हो रही थी तो प्लस का ए बी अपॉन में 100 कर दिया, बस खत्म हो गया सवाल। ये तो सबने पढ़ा होगा और इतना टफ ही नहीं है। अगला सवाल, 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योग 5400 के 18% के बराबर हो जाए। भैया ये एक चीज बताओ, 2400 का 12%, अब ये लिखना पड़ रहा है, इतना इतना लिखना था नहीं, डायरेक्ट गुणा कर लेना था। 144 यानी कि 2 चौकू 8 यानी कि 288 हो जाता है। कैसे कर लिया भाई, 12 गुणे में 2, 12 गुणे में 2 12, तो ये तो 144 हो गया, गुणे में 2 कर दिया, बस तो डायरेक्ट लिख लिया। 5400 का 18%, यहाँ पर भी 0 से 0 कट गए होंगे, 18 चौक 72 हो गया, 18 पंजे 90 यानी कि 97 हो गया। क्या जोड़ा जाना चाहिए, 12 से 8 गया तो 4, यूनिट डिजिट एक ही में तो दी गई थी, आंसर लगा दो। ठीक है, इधर हो गया 16, 16 से 8 गया तो 8 बच गया, यहाँ बचा कितना है 8, 8 से 2 गया 6, आंसर। अगला सवाल, एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो ज्ञात कीजिए कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। बहुत आसान है, 55 अंग्रेजी में, 35 हो गए किसमें, गणित में, यानी कि 5 5 10 हो गया, 5 3 8 9, और इसमें से 20 हटा दो, बच्चे कितने 70। ये 70% पास होने वाले लोग हैं, तो फेल होने वाले कितने बचे 70, ये हो गए तो 30 बचे। इसी 30 का मान 1200 दिया गया, तो कितने विद्यार्थी थे, 100 का मान निकाल लो, 0 यानी कि 40 गुना, इसका भी 40 गुना कर दो, 4000 आंसर आ गया। आसान नहीं लगा होगा, समझ ही में नहीं आया होगा तो आसान लगेगा कहाँ से। अब देखो समझने के लिए क्या करना है भाई, देखो इस तरीके से कोई चीज रही, ठीक है, यहाँ पर 20% टोटल ये पास होने वाले थे। ये अगर इधर वाला खाना देखें, ये टोटल 55% है, टोटल 55%, इसमें से 20 घटा देंगे यानी कि ये बच्चा कितना 35%, ये हो गए। अब अगर ये वाला देखें, ये टोटल था हमारे पास 35%, 20% अगर हम हटा देते हैं तो 3 से 2 गया 15% बचा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सबको जोड़ते, मान लो हमने ये लिखा था अंग्रेजी का यानी कि इंग्लिश का, और ये लिखा था हमने किसका भाई, कौन था दूसरा सब्जेक्ट, मैथ। अगर हम इंग्लिश का टोटल सम करते तो 35 प्लस का 20 करते, इंग्लिश का सम करते तो 15 प्लस का 20 करते, दोनों का सम करते तो 20 तो 2 बार जुड़ गया ना, इसलिए एक बार घटाना पड़ा। भाई हमने किया, हमने 55 प्लस का 35 किया, इसका मतलब 2 बार 20 जुड़ चुका था, इसलिए एक बार हमने 20 घटा दिया, तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। तो हमने जब घटाया तो 70% आया, जो कि पास होने वाले थे, तो फेल होने वाले 30%, क्योंकि टोटल चीज 100% होती। आंसर आ गया। अगला सवाल, एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण, 35% छात्र भूगोल में अनुत्तीर्ण, 39 छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण, 5% छात्र तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में अनुत्तीर्ण हुए, 21 भूगोल इतिहास में, 18 छात्र इतिहास अर्थशास्त्र में। केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या है। भाई देखो बहुत आसान सवाल है और बहुत टफ भी सवाल है। ये इस तरीके से हमने बनाया, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये हमारे हो गए अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स वाले, इधर हो जाएंगे जियोग्राफी वाले और इधर हो जाएंगे हिस्ट्री वाले। सबसे पहले तो कॉमन देखो 5% है तीनों में। अब यहाँ पर हमें निकालना है अर्थशास्त्र का, यानी कि टोटल 41% था, हम इसी पर काम करेंगे, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं। 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल, यानी कि 14% हो गए, ये दोनों का था, ये दोनों का था, यानी कि 14% बनाने के लिए इधर तो 9% रह गया, 5% इसने कवर कर लिया। समझ गए होगे बात को। अब हम दूसरा देखते हैं भाई, और भी कुछ है। क्या बोल रहा था, 21% छात्र भूगोल और इतिहास में, कोई मतलब नहीं हमें। 18% छात्र इतिहास और अर्थशास्त्र में, यानी कि 18% छात्र ये वाले हो गए दोनों, ये यानी कि 18 में से 5 तो इसने ले लिया है, तो बचे कितने 13% लोग बचे। यानी कि ये पूरा जो हमने सर्किल निकाला है यहाँ से, ये अर्थशास्त्र का है, किसका, इकोनॉमिक्स का है। यानी कि इसमें से ये पार्ट कुछ हो गया, ये पार्ट कुछ हो गया, यानी कि ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, यही पार्ट हमें हटाना है। यानी कि 41 माइनस का 13 प्लस का 5 प्लस का 9, ये हमें माइनस कर देना, आंसर आ जाना। 13 5 18, 18 में जो जोड़ा हो गया, ठीक है। 41 माइनस का 27, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14% वो रहे जो केवल अर्थशास्त्र में। अब आप अपने से खुद से निकाल के देखना, ज्योग्राफी वाले और हिस्ट्री वाले,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 20, ज्योग्राफी इतने, हिस्ट्री के इतने। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अनन्या और बबीता के पास अपनी मित्र कविता में क्रमशः 20 और 28% कम धन है। मित्र कविता से, ठीक है। बबीता के पास अनन्या से कितने परसेंट है? देखो, अनन्या भाई साहब और बबीता और कविता, कह रहा था 20% 28% कम है कविता से। तो देखो 20% कम 80 हो गया, 28% कम यानी कि 72 हो गया। बबीता के पास अनन्या से कितने परसेंट कम पैसे हैं? भैया 8 कम है। किससे बात कर रहा था? भाई अनन्या से। 10% आंसर आ गया। मैं सोचा थोड़ा टफ होगा। अगला सवाल करते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 3/4 के स्थान पर 4/3 से गुणा कर दिया तो गणना में त्रुटि परसेंटेज बताइए। ये थोड़ा हिंदी में गड़बड़ था। देखो, इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3 देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरर। यानी कि ये कह रहा है कि नंबर उसने इतने से गुणा कर दिया, किसके बजाय? 4/3 के बजाय। यानी कि अगर देखें हम कोई नंबर अगर 12 मान लेते हैं तो भाई उसे 4/3 का करना था, यानी कि 16 आंसर आना था। लेकिन उसने किया क्या? 3/4 से कर दिया। तो 4 × 12 3 × 9, कितने की त्रुटि हो गई? 7 की। अब परसेंटेज एरर निकालनी थी तो 7 बटे में किससे हो रहा था? 16 से। गुणा में 100 कर दो, यानी कि 16 चौकू 64 हो गया, 6 बच गया, 16 × 48 हो गया, यानी कि 43 यानी कि 44 के समथिंग आंसर आ जाएगा। 43.7 समथिंग आएगा, आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अगला सवाल। XYZ जिले में 50,000 मतदाता हैं, उनमें से 20% शहरी मतदाता हैं, 80% ग्रामीण हैं। किसी चुनाव के लिए 20% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार, 70% मेहनती, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में वोट कितने मिले? सबसे पहली चीज तो ये देखो, सबसे एक बार में पढ़ने में तो समझ में नहीं आएगा आपको आसानी से मतलब तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा। भाई नोटा में जिसने वोट डाला है ना वो 35% थे, क्योंकि ईमानदार और साथ साथ मेहनती भी थे। यानी कि 50,000 में 35% वोट किसको मिल गए? नोटा को मिले। 55 25 5 दिए 15 2 17, यानी कि ये हो गया। और इसे निकालने से कोई फायदा भी नहीं था क्योंकि नोटा सभी ऑप्शन में था। यानी कि कुल मिलाकर या तो हम ए पर काम कर लेते या तो हम बी पर काम कर लेते, तब हमें ज्यादा फायदा मिलने वाला था। क्योंकि ऑप्शन ऐसे ऑप्शन में देखना पड़ेगा ना, अगर मैच हो रहा होगा तब तीनों निकालने पड़ेंगे, और किसी में भी एक में मैच नहीं हुआ तो उसी पर हम काम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है कि टोटल 50,000 थे। ठीक है, यहाँ पर इसमें से 20% शहरी, 80% ग्रामीण और 25% चले गए, तो बचे कितने? 75% बचे। 25% तो भाई साहब निकल लिए कि हम जा रहे हैं, तो भैया जाओ भैया, कोई नहीं रोक सकता। यानी कि 3 दूनी 6, 60% हो गए। यानी कि अगर ग्रामीण की हम बात करें तो ग्रामीण बचे कितने? 50,000 का 60%, ये ग्रामीण वोट बचे, यानी कि 5 छक्का 30, यानी कि 30,000। अब यहाँ पर जो बात आगे बनी वो कह रहा है कि ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन भाई ये जो वोट रहे हैं ग्रामीण के लिए, ग्रामीण के हिसाब से तो 100% रहा ना। इसमें से कुछ ऐसे थे वो ईमानदार और मेहनती थे, उन्होंने नोटा में वोट कर दिया। वो थे कितने लोग? वो भैया यही समझने वाली बात है, वो हमारे पास थे 35% लोग। कितने? यही तो 35 थे, ये नोटा में चले गए। यानी कि बचे कितने लोग हैं भाई? 65% लोग ग्रामीण के ऐसे बचे हैं जो ए को वोट कर रहे हैं। यानी कि 30,000 का 65% हमें निकाल देना था, तो ये आ जाता हमारे पास ए का मान। तो 00 3 पंजे 15 3 छक 18 1 19 19,500 कहीं लिखा है? देखो एक ही ऑप्शन में था, आंसर आपको लगा देना था। अब बी की भी बात आती। बी के टोटल वोट थे कितने भाई? बी के टोटल वोट पहले बी के लिए लिख लेते हैं। 50,000 तो टोटल थे, इसमें से 20% शहरी थे। अब इसमें ये हुआ कि जो बी वाले थे ना, बी में भाई साहब थोड़े लोग और आ गए थे। कहाँ से आ गए थे? ग्रामीण वाले 25% लोग पहुंच गए, यानी कि 50,000 में 80% ग्रामीण के थे, और 25% और निकाल लेंगे जो शहर में पहुंच रहे हैं, यानी कि 4 0 ये चले गए, 8 पन्ना 40 यानी कि 400,
घोड़े में 25 यानी कि 25 चौकू 100, 10,000 लोग और पहुंच गए। यानी कि ये टोटल हो गए कौन से लोग, ये शहरी लोग हो गए, ये टोटल वोट हुए शहर के। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज समझनी है कि भैया वोट कितने पड़े। भाई यहाँ पर भी तो इन लोगों ने वोट नहीं दिया, टोटल बी के लिए 100% वोट हो गए, लेकिन ये 65% बचे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि 35% कहाँ चले गए, नोटा में चले गए। वो समझदार लोग थे कि निकल लो, इसमें फंस जाओगे दंदल में। ये टोटल 20,000 हो गया, घोड़े में 65% कर देंगे, 65 दूनी 130, ये आंसर हो गया 1300। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आसानी से आप कर लोगे, टाइम सेव कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो ऐसे सवालों की बहुत प्रैक्टिस हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाती है, उसके हर में 35% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान इतना हो जाता है। भिन्न बतानी, यानी कि 3/15 यानी कि 13 हो गया, 130 कर लो, 35% की कमी हो जाती है यानी कि 65 बच गया, बस गुणा भाग कर लो। तो यहाँ पर 13 एकम 13, 13 पंजे 65 हो गया, 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/10 लिखा, आंसर हो गया। भाई आप इस तरीके से भिन्न लिखते, 130% की वृद्धि लिखते यहाँ से, फिर इसमें 35% कमी 65% करते, फिर बराबर में आप लिखते 3/15। तो भाई इसमें स्टेप्स कटिंग करनी है ना, हमने 3 गुणे में 65 लिख लिया, 15 गुणे में 130 कर लिया, हमें इसका बैकग्राउंड में क्या चल रहा था प्रोसेस वो सारा दिमाग में था, आंसर निकाल लिया। अगला सवाल, एक आदमी को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिससे उसे इतने रुपए में 25 केजी अधिक चीनी खरीदने की अनुमति मिली। चीनी का रियायती मूल्य और प्रति किलो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। बहुत आसान सवाल है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, 10% की छूट मिलने पर 25 केजी अधिक खरीद पा रहा। भाई बिल्कुल फ्री कर दी जाए चीज, यानी कि 100% छूट, तो वो कितनी ला सकता है, 2.5 केजी ला सकता है, इससे तो ज्यादा नहीं ला सकता। अब उसने पूछा है कि चीनी का रियायती मूल्य और प्रति किलो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। पहले देखो रियायती मूल्य क्या हो गया, पहले देखो 250 केजी अभी मिल रही ना, यानी कि 225 बटे में 250 कर देंगे, ये रियायती मूल्य हो गया। पहले 25 केजी कम मिलती थी, भाई अभी अधिक मिलने लगी, पहले 25 केजी कम, यानी कि 250 में से हम 25 घटा देंगे तो 225 बचेगा, यानी कि जो पहले रहा होगा वो ये रहा होगा, यानी कि 1 रुपए आ गया यहाँ से निकल कर। अब इसको पैसे में बनाना था, यानी कि पहले तो 25 ने में 225 होता है, गुणे में कर देंगे हम यहाँ पर 100 पैसे के लिए, तो ये 90 पैसे आ गया। तो दोनों कंडीशन में आंसर आ गया। हमने क्या किया, अभी मान लो कुछ भी प्राइस चल रहा, तुम दुकान पे गए, तुमसे बोला 10% की छूट मिलेगी, जिसमें तुम क्या कर सकते हो, 25 केजी अधिक खरीद सकते हो। तुमने कहा भाई साहब चूतिया ना बनाओ, हमको 100% छूट दे दो। तो 100% छूट देने के बाद भी अभी प्रेजेंट में आप कितनी चीज ला पा रहे थे, आप 250 केजी ला पा रहे थे, टोटल छूट मिल गई। यानी कि कितने की छूट मिली, 225 की छूट मिली रुपए में, और चीज कितनी छूट में मिल रही, 250 की आप अपने घर पे ले आए फ्री में। तो वही चीज में इसी कंडीशन में ये पहला रियायती मूल्य हो गया, यानी कि छूट के बाद पहले 25 केजी कम मिलती थी, तो वो इस हिसाब से 1 रुपए हो गया। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल। तो ये थे आज के 25 सवाल, आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। देखो स्टार्टिंग में मेरे पास बुक तो है नहीं, बुक होती तो मैं देख लेता, ये आप लोग देख के बताएंगे अगर किसी के पास होगी, कि पिनेकल की बुक की एक खासियत रहती है, स्टार्टिंग में कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी जितने भी एग्जाम हुए सभी में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल कर वो स्टार्टिंग में रखते हैं, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी रहे। तो मुझे लगता था ये 25 क्वेश्चन शायद उसी टाइप के थे, क्योंकि काफी अच्छे लेवल के सवाल थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। रिवीजन के पर्पज से देखिएगा, आप कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में इस वीडियो को ना रेफर करें, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, रिवीजन करने के पर्पज से होगा। एक बार कांटेक्ट नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं 9919293977। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना टेलीग्राम पे ही भेजो, व्हाट्सएप भी चलता है लेकिन व्हाट्सएप कम देख पाते हैं, टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रह पाते हैं। तो आप कोशिश करना यहाँ पर भी, वैसे भी वहाँ भी देख लेता हूँ तो वहाँ पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, चलो सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।